की कवरेज जो है वो लगातार डेली क्रिकेट में जारी है। और अब अगर हम बात करें तो यार आज तारीख लगभग 11 हो गई है मेरे ख्याल से। जी हाँ, और अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है, बिल्कुल एक हफ्ता भी अगर आप आज की डेट को हटा दे तो एक हफ्ता भी नहीं बचा, 6 दिन बचा है। उसके बाद शुरू हो जाएगा ACC प्रीमियर कप, जो कि कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि 50 ओवर में एसोसिएट में किंग कौन है एशिया का, अगर हम बात करें। और वो फिर जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में एज एसोसिएट अपने मैचेस खेलने के लिए और एशिया कप में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, कल हमने आपके सामने रखा कि ये जो 4 टीम्स हैं, हम बात कर रहे हैं ओमान, UAE, नेपाल और हांगकांग की, ये जो 4 टीम्स हैं, आखिर कौन सी वो बड़ी वजह रह सकती है कि ये टीम्स अगर क्वालिफाई करने में फेल हुए तो फिर वो कौन सी बड़ी वजह होंगी जिन रीजंस की वजह से ये कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे एशिया कप में क्वालिफाई करने को लेकर। लेकिन आखिर यही 4 टीम को अब फेवरेट्स क्यों माना जा रहा है? क्यों यही 4 टीम्स में से ही कोई एक एशिया कप 2023 खेल सकता है? आखिर ऐसा भी क्यों कहा जा रहा है? क्यों ये टीम्स फेवरेट्स है और क्या इन टीम्स के पास स्ट्रेंथ है जो इनको एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि टॉप कंटेंडर बना रहा है कि ये एशिया कप 2023 जाकर खेलेंगे इस ACC प्रीमियर कप को जीत कर? आखिर क्या स्ट्रेंथ है इस टीम की, क्या स्ट्रॉन्गनेस है इन टीम्स के पास? आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। कल जब वीकनेस की बात हुई थी कि क्या कमियां हैं, तो भाई स्ट्रेंथ भी तो कुछ है, तभी तो ये लाइमलाइट में आए कि नहीं ये 4 फेवरेट्स है। चलिए बात की जाए। सबसे पहले यार कौन सी टीम को आप पिक कर रहे हैं और उनके पॉइंट्स क्या है, डिटेल में जरूर समझाइए। जरूर, देखिए आप शुरुआत करें जी हाँ ओमान टीम से। ओमान टीम की बात करें तो उनका स्ट्रेंथ जो है सबसे पहले उनके कप्तान ही है। यहाँ पर उनके कप्तान उनकी सबसे बड़ी वजह बनेंगे अगर हम कहें इस ACC प्रीमियर कप को क्वालिफाई करने के, या फिर यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें दिखेगी। जिशान मकसूद की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी के मैचेस में परफॉर्म किया है, अगर आप 5 मैचेस या 10 मैचेस को निकाल कर देखें, लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है उनका एज अ कप्तान। रन्स भी वो कर रहे हैं, विकेट भी वो निकाल के दे रहे हैं, और क्वालिटी बैट्समैन है और क्वालिटी स्पिनर है, यानी कि कुल मिलाकर कहें क्वालिटी ऑलराउंडर है। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बल्ले से अभी रन्स निकल रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। जिशान मकसूद इतने बूस्टअप होंगे क्योंकि वो डिसीजंस भी अच्छे ले रहे हैं। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आपको माइंड में एक पॉजिटिवनेस रहती है और वो डिसीजन लेने में भी हेल्प कराती है। तो यहाँ पर जिशान मकसूद एग्जैक्टली अपनी परफॉर्मेंस से अपने डिसीजंस पर भी खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल, और इसे 5-10 मैचों की भी बात नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा और पीछे करें तो कई ऐसे मौके हमने देखे हैं जहां पर टीम ने स्ट्रगल किया और जिशान ने अगर बैट से हुआ तो बैट से, या फिर बॉल से हुआ तो फिर बॉल से टीम की वापसी कराई है और मैचेस भी जिताए। और जहां पर ऑलमोस्ट लग रहा था कि मैच तो शुरू के 10 ओवर भी खत्म हो गया, उस मैच को भी कम से कम 40-50 ओवर तक खींचकर ले जाने में कामयाब रहे। तो जिशान मकसूद एज अ कैप्टन, उनकी जो परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, बैटिंग से या बॉलिंग से, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ओमान की अगर हम देखें। उसके बाद अगले स्ट्रेंथ की बात करें तो इंक्लूजन ऑफ आकिब इलियास, क्योंकि फाइनली आकिब इलियास के जाने के बाद टीम की बैटिंग यूनिट में एक बहुत चेंजेस हुए डाउन ऑर्डर को लेकर भी, लेकिन वो सेटलमेंट अभी तक भी नहीं बनी हुई थी। अयान को फाइनली एक जगह पर जाकर स्टेबल कर दिया गया, लेकिन अब आकिब आने के बाद यहाँ पर चीजें बदली हैं और आकिब आने के बाद कम से कम बैटिंग यूनिट को ओमान के एक स्ट्रेंथ जरूर मिलेगा, एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। जाहिर सी बात है काफी लंबे वक्त बाद वो खेल रहे हैं तो 1-2 मैचेस लगेंगे, लेकिन 1-2 मैचेस ही लगेंगे क्योंकि वो बड़े प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि आप 10 मैच तक आकिब इलियास का बल्ला ही नहीं बोल रहा, ऐसा भी नहीं होगा। 1-2 मैचेस वो लेंगे और शायद हमें रिदम में वापस आते हुए नजर आएंगे। और अच्छी बात है कि उससे पहले 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी उन्होंने रखवा लिए हैं टीम ने, तो आकिब इलियास का इंक्लूजन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रेंथ साइन होगा कि चलिए आकिब हमारी टीम में, जो हमारे टीम के टॉप स्कोरर्स में से एक है, वो अब वापस हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। एंड थर्ड और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो है वो क्या लेकर उतर रहा है ओमान इस एशिया कप क्वालिफायर में? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें उनके पेसर्स की यहाँ पर, तो यहाँ पर ओमान जो है वो थोड़ा सा एक बेटर साइड नजर आ रही है, अगर एक क्वालिटी यूनिट नजर आ रही है। अगर हम उनकी बॉलिंग में देखेंगे, खासकर पेसर्स फास्ट बॉलर्स को देखेंगे, बिलाल खान है, कलीमुल्लाह है, फयाज भट्ट है, तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इन एशियन कंडीशन में बहुत बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई है। इन्हें आप मालूम है कि इस एशियन कंडीशन में हमें कैसे किस तरीके से बॉलिंग करानी होती है, किस लाइन और लेंथ पर बॉलें रखनी होती हैं, तो ये इन तीनों बॉलर्स को काफ़ी बेहतर मालूम है। और अगर हम देखें सामने वाली टीम में भी कुछ क्वालिटी बॉलर्स हैं, उनके मुकाबले यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं कि इन पिचों पर कैसे करके बॉलिंग कराई जाए और कैसे इस पिच से फ़ायदा लिया जाए, जो हमें देखने को मिलता है काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है TU का। मुल्तानी का भी आइडिया नहीं है क्योंकि मुल्तानी में न्यू पिचेस बनी है, तो वहाँ पर भी देखना होगा ये पेसर जो कि वाकई में बहुत शानदार परफॉर्म किया है इन्होंने एशिया में,
कैसा करेंगे वो इस ACC प्रीमियर कप में देखना होगा। जी हाँ, एक आपने बिलाल खान की बात करें तो वो लेफ्ट आर्म पेसर है, वहीं कलीमुल्लाह की बात करें तो वो शॉर्ट बॉल जो है वो काफी बेहतर रखते हैं, पिच में बाउंस का, जी हाँ, लंबी हाइट के, और इसी वजह से पिच में वो बाउंस का इस्तेमाल बहुत बेहतर कर पाते हैं। और जैसे हमने पहले कहा कि टीयू में जो है काफी बेहतर बाउंस होती है, पेसर्स के लिए भी काफी कुछ रहता है, पेसर्स भी विकेट निकालते हैं, स्पिनर्स भी विकेट निकालते हैं, पेसर्स के लिए भी बहुत शानदार विकेट रहती है। तो उस लिहाज से फैयाज भट्ट, कलीमुल्लाह और बिलाल खान एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ, पेस बैटरी कम से कम उनकी ओमान टीम को स्ट्रेंथ जरूर देती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, और भी छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन ये 3 जो है बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है जिसको लेकर ओमान इस एशिया कप क्वालिफायर यानी प्रीमियर कप में उतर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम यानी होस्ट नेपाल की। जी हाँ, अब यहाँ पर होस्ट की अगर बात की जाए तो अगर हम होस्ट के लिहाज से देखें तो उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी, और एक तरह से देखी जाए तो सारी टीमों में, इन चारों टीमों में ये सबसे यूनिक स्ट्रेंथ है जो अभी की डेट पे देखें हम, अगर आज 11 अप्रैल 2023 की डेट पर हम देखें तो बाकी तीनों टीमों के पास अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेंथ इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नंबर 1। नहीं ज़रूर, अगर हम बात करें ये स्ट्रेंथ वाकई में अपने आप में इस नेपाल टीम को खास बनाती है कि यहाँ पर हर कोई परफॉर्मर है। अगर आप देखेंगे, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें आखिरी ये बहुत मैचेस उठाकर 10-15 मैचेस उठाकर अगर आप देखेंगे तो हर कोई अलग अलग मैन ऑफ द मैच रहा है, हर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है। कभी कोई और चलता है, कभी कोई और चलते हैं, किसी मैच में रोहित, किसी मैच में कुशल मल्ला, किसी में भीम शार्की, किसी में संदीप, किसी में सोमपाल कामी, किसी में आसिफ, जी हाँ, ललित राजवंशी। तो ये जो टीम परफॉर्मेंस है ये वाकई कमाल की है, जो किसी भी टीम में अभी हाल फिलहाल में देखी नहीं गई। वहां पर एक आध प्लेयर में ही ज्यादातर निर्भर है टीम, लेकिन यहाँ पर ये इसका उलट है। यहाँ पर हर कोई अपने आप में परफॉर्मर है, और वाकई ये शानदार है जब आप एक ऐसा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं और टूर्नामेंट में अगर सारे मिलकर सारे परफॉर्मर मौजूद हों तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस टूर्नामेंट को क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ जो बाकी टीमों से खास बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि टीम परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। हमने कई बार ऐसा देखा कि जो अगर टॉप ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया तो फिर मिडिल ऑर्डर ने आकर संभाला, और अगर टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर दोनों कहीं ना कहीं कोलैप्स करके से हमने देखा, कभी 60 पे 5 थे, कभी 70, कभी 6-7 विकेट थे, तब लोअर ऑर्डर ने कहीं ना कहीं आकर वहां पर मामला संभाला, रन्स किए, ऑलराउंडर्स ने रन्स किए, बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने रन्स किए, यहाँ तक कि टेल एंडर्स ने भी रन्स किए साथ साथ में। तो ये कहीं ना कहीं खास बनाता है। अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, रन्स किए, मैच जिताए, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी इस टीम में फिलहाल नजर आ रही है। तो टीम परफॉर्मेंस में आप देखें तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त नेपाल की, अगर हम बात करें। एंड अब सेकंड स्ट्रेंथ आप क्या देख रहे हैं एज अ होस्ट नेपाल में? जरूर देखिए, जिस तरीके से अब सेकंड सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है नेपाल का वो है ऑब्वियसली संदीप लामिछाने। वही बहुत बड़े बेहतरीन हाई क्वालिटी स्पिनर जो कहना होगा इस टीम में मौजूद है, जो कि सामने वाली टीम के किसी भी बल्लेबाज को वो डहाने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं संदीप। जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह जाकर खेला है, एक तो वो उनका वो नॉलेज जो अलग अलग जगहों में जाकर वो खेले हैं, और ऊपर से इतनी जल्दी वो गेम को अडेप्ट कर लेते हैं, दुनिया की किसी भी पिच में हो तुरंत उस कंडीशन के हिसाब से वो अपनी बॉलिंग कराने लग जाते हैं। हमने स्कॉटलैंड में भी देखा था, जब टीम स्कॉटलैंड गई वहाँ पर भी उन्होंने कैसे करके विकेट निकाले थे एक मैच में, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यूएसए गए, वहाँ परफॉर्म किया। तो अलग अलग जगहों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है संदीप ने, उनकी कमाल किया। उनके कैलिबर पे पूरा कभी कोई शक नहीं रहा है कि वो, और हमने कहा भी था जब वो रिटर्न आए थे तो जब थोड़े से एक्सपेंसिव गए पहले मैच में, तो हमने कहा भी था फौरन ही अपने रिदम में आएंगे और बहुत क्वालिटी स्पिनर है। तो तुरंत रिदम में आया, क्या परफॉर्म किया उस सीरीज में, 13-14 विकेट निकाल के रख दिए स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी एक प्लस फैक्टर होंगे संदीप इस ACC प्रीमियर कप में, और जहां भी जाए ये प्लस फैक्टर तो नेपाल के साथ जुड़ा ही रहे। बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ में अगर आप ये नहीं कहते कि नहीं संदीप लामिछाने स्ट्रेंथ पॉइंट में नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको अपनी लिस्ट को वापस से चेक करना चाहिए, क्योंकि संदीप लामिछाने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं बॉलिंग यूनिट की। हमने देखा कि उनकी वापसी, उनके आने के बाद टीम ने जो किन मोमेंट्स पे संदीप लामिछाने ने विकेट दिलाए हैं, तब जब टीम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, तब आकर उन्होंने विकेट्स निकाले, इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, यहाँ तक कि बल्ले से भी उन्होंने परफॉर्म किया। मैं अभी भी नहीं भूल सकता यूएई का वो मैच, यूएई में जो मैच हुआ था PSG के खिलाफ, आसिफ और संदीप ने जो पार्टनरशिप की थी, तो उनके रन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने वहां पर आसिफ के रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल संदीप बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाते हैं।
जाते हैं, खास करके बॉलिंग की यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं। अब एक और थर्ड और लास्ट स्ट्रेंथ की हम यहाँ बात करें, वो हो जाता है अभी रिसेंटली ये चीज रोहित ने कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है, और वो है हम तो ये पता नहीं कब से कह रहे थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, सेकंड स्पिनर का जो इंक्लूजन है वो देखकर थोड़ी खुशी होती है। और अभी तक रिजल्ट्स उसके बेहतर आए। आपको एक चीज बता दें, रिजल्ट्स जो है वो कभी भी बदतर भी हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि यार आज सेकंड स्पिनर आज बहुत रन के लिए चले गए लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उनको हटा देना है, कुछ करना है। सेकंड स्पिनर का जो इंक्लूजन है वो काफी एक पॉजिटिवनेस लाया है, और उनकी ऊपर से परफॉर्मेंस हुई है ललित की। हम यहाँ पे अभी फिलहाल होम की ही बात कर रहे हैं। देखिए अवे की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि आपको प्रीमियर कप अपने होम में खेलना है। 12 मैच आपको अपने 12 में से 8 मैच आपको होम में खेलने थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम होम की बात कर रहे हैं। अवे वर्ल्ड कप क्वालिफायर वो सब बाद में बातें होंगी, अभी तो पहले देखिए, अभी पहले एशिया कप की बात यहाँ पर की जाए। तो हिसाब से सेकंड स्पिनर का जो इंक्लूजन है वो काफी बेहतर और पॉजिटिव नजर आया है, और अभी तक परफॉर्मेंस भी ललित ने बेहतर की है, तो उस लिहाज से ये इंक्लूजन काफी बेहतर और स्ट्रेंथ दे रहा है कि चलिए संदीप के साथ साथ एक और प्लेयर स्पिनर हमारे पास अभी इस वक्त है, प्रॉपर स्पिनर की बात कर रहे हैं, जो आकर विकेट्स भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीम को एक स्ट्रेंथ दे रहा है, और टीम के 20 ओवर संदीप के साथ साथ संदीप और ललित दोनों 20 ओवर जो है वो काफी किफायती और आराम से निकल जा रहे हैं, कुछ आध विकेट्स के साथ भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं टीम के लिए बनकर निकला है। तो ये 3 मेजर स्ट्रेंथ जो है वो नेपाल टीम के नजर आए हैं। अब चलते हैं तीसरी टीम की तरफ, बात यहां पर करते हैं एशिया कप में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स की बात कर रहे हैं हम, हांगकांग की स्ट्रेंथ आप क्या देख रहे हैं? नहीं जरूर, सबसे पहले स्ट्रेंथ अगर हम बात करें, जो हमने वीकनेस पे कहा था कि इन चारों प्लेयर को ही अगर ढा दिया किसी ने तो फिर बहुत प्रेशर आ जाता है, नीचे बल्लेबाज इतने चलते नहीं है, टीम ढह जाती है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी इस टीम की वो 4 प्लेयर, वो 4 प्लेयर इतनी आसानी से ढहने से अपने आप को नहीं जाने देते, अपना विकेट नहीं गिराने देते, चाहे सामने से कितनी ही बड़ी बॉलिंग आए। उन चारों में से कोई एक या 2 जना चलेगा ही चलेगा। रेयर ओकेजन हुआ है कि हमने भी फॉलो किया है हांगकांग को, बहुत रेयर ओकेजन हुआ है कि इन चारों में से कोई चारों के चारों फ्लॉप हो गए हो, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। अंशुमन रथ है, निजाकत है, किंचित और बाबर, ये चारों ऐसे हैं जो बहुत हाई क्वालिटी बैट्समैन है, और हमेशा टूर्नामेंट कोई भी उठाकर देख लीजिए इन्हीं का नाम रहेगा, इन्हीं का नाम हमेशा ऊपर रहता है बल्लेबाजों की लिस्ट में मोस्ट रन्स में, कि या तो बाबर होंगे या निजाकत हो, किंचित होंगे या फिर आपके अंशुमन रथ होंगे। तो फिर बहुत ये बिग 4 बहुत इम्पैक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली है जब एसीसी प्रीमियर कप खत्म होगा तब इन्हीं चारों में से कोई एक या कोई 2 हमें टॉप 3 के हाई स्कोरर में नजर आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये 4 प्लेयर जो है ये हांगकांग की स्ट्रेंथ है, बैकबोन है, जान है बैटिंग लाइनअप की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लेयर है, और ये एक स्ट्रेंथ देते हैं हांगकांग टीम को। और इन चारों प्लेयर्स का जल्दी आउट हो जाना, यानी आप समझ लीजिए ओपोनेंट्स पूरी तरह से मैच में हावी हो चुका है। और अगर ये 4 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर भी बचे हुए अभी भी ग्राउंड पे, तो आप कुछ नहीं कह सकते। भले ही हांगकांग 100 पे 5 भी हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम 230, 240, 250 पहुंच सकती है, अगर ये 2 अभी भी क्रीज में से 4 में से 2 मिनिमम 2 भी अगर क्रीज पे बने हुए हैं। बहुत स्ट्रेंथफुल है अपनी टीम के लिए। वही अगली स्ट्रेंथ की बात करें तो वो हो जाती है एक बॉलिंग से रिलेटेड, वो मैं चाहूंगा आप जरूर समझाएं, लेकिन मैं अगला पॉइंट यहाँ पर समझा देता हूं कि क्वालिफायर्स और एशिया का इस तरह के क्वालिफायर्स टूर्नामेंट्स खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो हांगकांग के पास काफी बेहतर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएई एक टीम है जिन्होंने कम से कम मेरे ख्याल 4 बार या 4 बार शायद 3 बार जो है एशिया कप अभी तक खेला है। उस लिहाज से अगर देखें तो हांगकांग जो है उसके बाद सबसे ज्यादा एशिया कप खेली हुई है। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो क्वालिफायर टूर्नामेंट्स हैं इन्हें वो क्रॉस करने में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, और ये एक फैक्टर इनके साथ है कि इन्होंने इस चीज का बेहतर एक्सपीरियंस, और 2018 में भी इन्होंने कुछ इसी तरीके का क्वालिफायर खेल कर मैचेस जीत कर वो पहुंचे थे, अगर हम बात करें एशिया कप खेलने के लिए। और वहां पर तो जबकि 4 और टीमें कम थी, इस बार तो आपको 4 और टीमें मिल रही है, तो ग्रुप स्टेज थोड़ा सा आसान लग रहा है, अनलेस वो टीम्स आपको टक्कर देना ना शुरू करें या फिर हराना दे, वो बात और है। लेकिन पिछली बार 6 टीमें थी, इस बार 10 टीमें, तो पिछली बार 6 टीमों में भी आप हांगकांग ने टॉप किया, क्वालिफाई किया और फाइनल में पहुंचा। फाइनल फिर यूएई को हराकर वो 2018 के लिए, फिर उसके बाद फॉर्मेट चेंज हुआ, उसमें भी फॉर्मेट चेंज हुआ, लेकिन उनकी जो किस्मत है वो नहीं बदली, वो वापस से फिर से एशिया कप खेलने चले गए। तो ये एक्सपीरियंस उनके पास है क्वालिफायर्स खेलने का, उसमें जीतने का, इन टीम्स के खिलाफ परफॉर्म करने का और एशिया कप में पहुंचने का। ये एक्सपीरियंस भी कब कहां और किस कड़ी पर उन्हें क्या कुछ इस्तेमाल करना है, क्या कुछ देखना है, ये सारी चीजें हांगकांग बेहतर समझ पाता है। अगर हम देखें यूएई के अलावा बाकी टीमों के मुकाबले, तो ये चीज कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो एक अपने आप में पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। लेकिन
इस टीम की जो थर्ड स्ट्रेंथ है वो और कमाल की है, जरूर समझाइए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम देखेंगे इस टीम की बॉलिंग को तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएशन देखने को बहुत अच्छी मिलेंगी। आप एहसान खान को देखेंगे तो वो अलग तरीके से बॉलिंग कराते हैं, एक ऑफ स्पिनर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आप मोहम्मद गजनफर जो कि लेग स्पिनर है एक, तो वो बहुत अच्छा कराते हैं। यासिर मुर्तज़ा वो भी एक ऑफ स्पिनर है यहाँ पर। उसके बाद दो खासकर अलग पेसर है, राइट आर्म फास्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष शुक्ला की और एजाज खान की। जी हाँ, लेकिन दोनों में फर्क है, तो एक है राइट आर्म फास्ट मीडियम है और एक है राइट आर्म मीडियम फास्ट। तो ये दोनों बहुत फर्क डाल देते हैं कि एक राइट आर्म फास्ट मीडियम है जिनकी एक क्लॉक से आगे निकल जाती है स्पीड, और एक है जो अमूमन अपनी बॉलिंग को चेंज, और खासकर आयुष शुक्ला जो है वो काफी ज्यादा बॉलिंग को चेंज करके डालते हैं। हमने जिस तरीके से लास्ट ईयर जो हमने देखा था और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया था, काफी ज्यादा वो अपनी बॉलिंग में चेंज करते हैं। इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हुआ था थोड़ा एक्सपेंसिव साबित जरूर हुए थे, जी हाँ, लेकिन वहां पर भी उन्होंने काफी ज्यादा बॉलिंग चेंज की थी। कभी लेग कटर डाल रहे हैं, कभी बाउंसी डाल रहे हैं, कभी जानबूझकर स्लॉटी एरिया में दे रहे हैं ताकि बॉल कैचिंग फील्ड में जाए, वहाँ कैच हो। तो काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन के साथ खेलते हैं। और एजाज खान जो है वो टिपिकल फास्ट बॉलर की तरह बॉलिंग कराते हैं, चौथे स्टंप में काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो दोनों का जो स्टाइल है वो बहुत अलग है, दोनों जुदा है एकदम एक दूसरे से। जरूर है राइट आर्म फास्ट मीडियम है, एक राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पर एकदम अलग अलग है दोनों का तरीका, बॉलिंग स्टाइल, बॉल लाना और जो फॉलो थ्रू है, हैंड है, वो दोनों का बहुत अलग है। एजाज का थोड़ा ऊपर से आता है हाथ, आयुष शुक्ला का थोड़ा सा हल्का नीचे से आता है, तो बहुत सारा असर डालते हैं ये। और यहाँ पर दिक्कत जरूर होगी यहाँ पर सामने वाली टीम को पढ़ने में, क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएशन के बॉलर होंगे जब सामने, तो थोड़ा सा शुरू में हम कह रहे हैं रीड करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर जब पढ़ पाएंगे बैट्समैन तो शायद खेल पाए, या फिर पढ़ते पढ़ते इतना लेट हो जाएगा कि आपके विकेट ही गिरते चले जाएंगे, क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर भी है, खाली डॉट बॉल और इकोनॉमिकल वाले बॉलर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बॉलिंग वेरिएशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर हांगकांग के पास है, और उस वेरिएशन में आपको बता दें जो बॉलर लीड कर रहे हैं वो बॉलर उस टीम के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक है। तो इसीलिए ये उनकी बॉलिंग वेरिएशन यूनिट को और बेहतर कर देता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एहसान खान की, और ये बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं। एहसान खान बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं। अगर उनकी तरफ से अगर उनका ऑफ डे रहा तो हांगकांग को बहुत दिक्कत होगी, और हांगकांग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एहसान खान का फील्ड पे कम से कम सेमीफाइनल अगर ये क्रॉस कर लेते हैं ग्रुप से, तो सेमीफाइनल और फाइनल में किसी भी तरह से उनका ऑफ डे ना हो। और अगर ऑफ डे नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप हांगकांग को डोमिनेट करता हुआ नजर आएंगे, खास करके जब वो बॉलिंग करे। उसके बाद बैट्समैन ब्लंडर करे वो बात और है, लेकिन वहां पे भी उनके पास 4 स्ट्रेंथफुल बैट्समैन जरूर है। लेकिन एहसान खान एक बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाएंगे। उनके साथ साथ जो बॉलिंग वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर और स्ट्रेंथ हांगकांग को जरूर दे रहा है। लास्ट टीम की बात करते हैं। बात यहाँ यूएई की अब कर ली जाए तो यूएई की हम यहाँ बात करें तो वो उनका जो सबसे पहला स्ट्रेंथ इस वक्त नजर आ रही है वो भी खुद मोहम्मद वसीम एज अ कैप्टन है। जी हाँ, एज अ कैप्टन हम उनकी कैप्टनसी स्किल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी उनको थोड़ा सा शार्प मसाले की जरूरत है, जो उनकी वीकनेस में हमने कल आपको गिनाया था। लेकिन यहाँ पर एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। हमने आपके सामने एक स्टैट रखा था कम्युनिटी के थ्रू कि उनके कप्तान बनने से पहले जो है उनके 22 मैचेस में करीब 18 का बैटिंग एवरेज था, और जब से वो कप्तान बने हैं तब से लेकर अब तक उनकी जो एवरेज है वो बहुत तेजी से 50 के ऊपर चली गई है, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो शुरू में एक आध मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नेपाल के खिलाफ भी रन्स किए, पीएनजी के खिलाफ तो सेंचुरी लगा दी, उसके बाद क्वालीफायर प्लेऑफ में गए, वहां पे भी जबरदस्त रन्स किए हैं। तो रिसेंटली एज अ कैप्टन उनकी जो बैटिंग रिदम है, बैटिंग फॉर्म है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मोहम्मद वसीम जिस तरह के स्ट्राइकर है यार, तो अगर उनका जो वो शुरू में आकर से हिटिंग करते हैं तो वो अगर लंबा चले जाते हैं, जैसे कि वो पिछले कुछ मैच से जा रहे हैं, तो टीम को एक बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है कि टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाए। जरूर सही कहा आपने, और जिस तरीके का बैटिंग स्टाइल ही ऐसा है, बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से वो खेलते हैं, अगर वो थोड़ा सा लंबा चले गए 25, 30, 35 ओवर तक आ गए अगर वो, तो फिर ये बहुत बेहतरीन स्कोर मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा 80, 85, 90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते रहते हैं, उनका हमेशा यही स्ट्राइक रेट रहता है। तो बिल्कुल सही, अगर 25, 30, 35 ओवर तक वो टिक गए, वहां तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली ये टीम बहुत 250 से ऊपर का स्कोर अपने आप में देख सकती है। बिल्कुल। उसके बाद यार अगले स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आपको समझाना होगा वो क्या है। नहीं जरूर, देखिए अगला जो स्ट्रेंथ है यूएई का वो है एक ऑलराउंडर, जी हाँ, यंग ऑलराउंडर। हम बात कर रहे हैं अयान खान की। जिस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, इनका इम्पैक्ट टीम में बहुत ज़्यादा है। ये 10 ओवर का कोटा डालते हैं, जो शुरू में आते हैं नई बॉल से बॉलिंग कराते हैं, वहाँ पर इनका विकेट लेना और ना लेना दोनों यूएई के लिए बड़ा भारी हो जाता है। अगर ले लिया तो यूएई के लिए काफ़ी आसान कुछ चीज़ें होती चली जाती है, और नहीं लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये अयान खान जो है इतने इम्पैक्टफुल है, इतनी कम वक्त में, बिल्कुल बहुत ही कम, इतनी कम वक्त में इतना ज्यादा इन पर प्रेशर है, और प्रेशर बहुत अच्छा है टीम में अगर आप हैं और आप पे प्रेशर हो, यानी कि टीम आप पे उम्मीद करती है, आपसे उम्मीद कर रही है और आप निखरेंगे भी फिर इससे, जरूर बहुत निखरेंगे। तो अयान खान इस टीम के लिए बहुत बड़े स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर अगर वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर पाए, बैटिंग से टीम को निकाल पाए, और जब नई बॉल से वो शेयर करते हैं, क्योंकि वो नई बॉल शेयर करते हैं, तो यहाँ पर विकेट्स दिलाने की भी जो स्ट्रेंथ उम्मीद होगी उनसे वो बहुत बढ़ जाएगी, और इस पर वो कामयाब भी हुए हैं, कई बार थोड़े बहुत फेल भी हुए हैं, लेकिन कई बार कामयाब भी हुए। बिल्कुल जी हाँ, अगर आप फेल नहीं होंगे तो फिर आप बेहतर कैसे बनेंगे, सिर्फ कामयाब होते रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर खामियां क्या है, तो ये सबसे बड़ी फैक्टर यहाँ पर हो जाती है। खैर, तो ये अयान खान का जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, जो लगा यूएई की टीम पे इम्पैक्ट डालने लगा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो एक तरह से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है यूएई टीम की। तो अयान चल जाते हैं तो आप समझिए कि यूएई जो है वो काफी बेहतर करता हुआ नजर आ सकता है, तो बहुत स्ट्रेंथफुल प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद एंड थर्ड पॉइंट जो है, ये भी आप लोगों को समझाना होगा कि ये थर्ड स्ट्रेंथ जो है ये रिसेंटली यूएई की टीम में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस लेकर आया है। वाकई में देखिए, ये थर्ड पॉइंट जो है ये वाकई में अपने आप में कमाल है। ये बहुत कम टीमों में हमने देखा है ऐसा, एसोसिएट की हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे हार्ड हिटर जो इतने ऊपर आते हैं, चौथे डाउन आते हैं, शायद चौथे या पांचवें करीब आते हैं बल्लेबाजी करने। आसिफ खान की हम बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं कि सामने वाले का गेम फेल हो जाता है। ये बहुत ज्यादा की फैक्टर है ये, कि एक तो ये बैटिंग करते हैं, लंबी लंबी बैटिंग्स करते हैं, आप देखेंगे 80 रन 85 रन 90 रन 90s में बिल्कुल 100 रन। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि अच्छा चलो 100 रन मारे होंगे तो बॉलें ले लिया होगा, 140 बॉलें ले ली होंगी, 130 बॉलें ले ली होंगी, स्लो खेले होंगे, 60-70 की स्ट्राइक रेट्स नहीं, ये स्ट्राइक रेट को ऐसा कर देते हैं 105 का स्ट्राइक रेट, 110 का स्ट्राइक रेट, 95-100 का स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी करते हैं। और जब सामने हम स्कोर देखते हैं तो रहता क्या है कि 260 280, और अभी भी 2-3-4 ओवर बचे हुए हैं, बिल्कुल अभी भी टीम के 4 ओवर बचे हुए हैं। तो ये जैसे कि हमने नेपाल के खिलाफ देखा था जो 339 कुछ पहुंचा था यूएई, शायद 310, जी हाँ 310, तो उसमें भी देखिए क्या बल्लेबाजी हुई है। बिल्कुल सबसे तेज शतक मारा फिर जब आसिफ खान ने, जब एसोसिएट की तरफ से सबसे फास्टेस्ट शतक लगा दिया, फिर उसके बाद प्लेऑफ में यूएसए के खिलाफ। अब ऐसे बल्लेबाज बहुत कम हैं जो आते हैं और बड़ी तेजी के स्ट्राइक रेट के साथ पर स्कोर लंबा लंबा करके जाते हैं अपना 80-85, हाँ 20-25 तक अगर आपने इन्हें आउट कर दिया तो कर दिया, ये मौका देते हैं, लेकिन उसके बाद ये अपना गेयर जो है वो बढ़ाते ही चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बल्लेबाज इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अगर 100 रन है टीम के, 5 विकेट टीम गिर गई है, गिर चुके हैं, 30 ओवर भी हो गए मान के चलिए, आसिफ खान वहां पर मौजूद है, तो बस काम बन गया आपका। 120 बॉलें हैं, आराम से 160 रन 170 रन जोड़ के चलिए, ऐसे प्लेयर हैं, इतने ज्यादा क्वालिटी प्लेयर ये नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आपने मान के चलिए आपने 100 रन पे सही कहा कि 100 रन पे 5 विकेट आपने ओपोनेंट टीम गिरा दिए और लगभग 30-32 ओवर हो गए और आसिफ खान अभी मौजूद है ग्राउंड पर, तो आप बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते कि यूएई जो है अगले 18 ओवरों में 280 नहीं पहुंच सकता। ये स्ट्रेंथ एक चीज और है, अब यहाँ पर देखिए डेल क्रिकेट ये चीज जरूर मानता है कि एक आध इनिंग्स देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक आध इनिंग देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक आध इनिंग में ना आप किसी को खराब कह सकते ना आप किसी को अच्छा कह सकते, लेकिन ये एक आध इनिंग अब नहीं रही आसिफ, कभी नहीं रही, एक आध इनिंग नहीं रही। अगर आप उनकी, और हम लगातार आपके सामने रिकॉर्ड्स वगैरह रखते ही हैं, एक आध इनिंग भी नहीं रही, लगातार 7-8-10 इनिंग से वो इसी तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। शुरू उन्होंने किया था यूएई में जब उन्होंने 2 बैक टू बैक, एक 70+ एक 80+ नेपाल के खिलाफ लगाए थे, लंबी लंबी इनिंग्स खेली थी, उसके बाद फिर वो नेपाल गए वहां पीएच के खिलाफ, उसमें नेपाल के खिलाफ, उसके बाद क्वालिफायर में अपने तो आधी कर दी और लगातार 70s 80s 90s 70s 80s 90s और सेंचुरी भी उन्होंने 2 लगा दी है इसी बीच, इसी कम गैप के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर। तो कंसिस्टेंसी भी है, ये नहीं सिर्फ एक दो परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम ये चीज कह रहे हैं। तो सिंगल हैंडेडली अपने दम पर किसी मैच को चेंज कर देना, पूरी बैटिंग की हवा का रुख बदल देना, ये इस प्लेयर में पूरा दमखम नजर आता है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है यूएई का जो वो इस प्रीमियर कप में लेकर उतर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर स्ट्रेंथ रही है
इन 4 टीम्स के, जिनके बदौलत ये टीम्स कहीं ना कहीं दावा ठोक रही है कि हाँ हम एसीसी प्रीमियर कप जो है वो जीतेंगे और एशिया कप खेलेंगे इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में जाकर, उनके खिलाफ मैचेस भी, मिनिमम 2 मैचेस भी, और उसके बाद फिर जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वो बढ़ेगी। तो ये दावे हैं इन 4 टीम्स की तरफ से, क्या क्यों इन्हें फेवरेट्स और स्ट्रेंथफुल इनकी क्या चीज है। कमेंट बॉक्स ओपन, अपनी राय जरूर रखिएगा। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो और डिस्कशन आपके सामने हम लेकर आते हैं, एफर्ट्स के लिए आपको पूरे मार्क्स हमें देने ही होंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। एससी प्रीमियर कप का प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए। जिन्होंने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे, एक बार रिक्वेस्ट है जाकर वीडियो जरूर सुनिए, काफी आपको बेहतर होगा, काफी मजा आएगा। एक्साइटिंग वीडियोस हमने बनाए हैं रोमी, और एक्साइटिंग का मतलब ये नहीं कि हवा में मारे हैं, सब लॉजिक के हिसाब से हम आपके सामने प्रेजेंट करते थे और प्रेजेंट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।